हो गया? ऐसे। अब क्लियर नहीं आए तब मुझे बोल देना। वैसे मेरा मोबाइल है इसलिए मुझे इस पर पूर्ण रूप से शक है कि क्लियर देगा नहीं ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं आए तब बोल देना यो। हाँ भाई देखो, भगत आंदोलन अपने यहाँ का लोकल है, सारे भगत अपने यहीं पर पैदा हुए, ठीक है। और अपने वाला जिला जो है वो डूंगरपुर कहलाता है, आप ये भी ध्यान रखते हो। ये सारे भगत बनाने हैं तो वो अपने वहीं पर थे, सारे पियक्कड़ एरिया में ये भगत बनाने का काम शुरू हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक गाँव है और उस गाँव को आप जो कहते हो वो बैरसा कहते हो, या फिर एक गाँव उसका जो नाम है वो कौन सा गाँव है भाई? बांसिया गाँव है। इस बांसिया गांव में दो लोग रहते थे, एक आदमी रहता था, एक औरत रहती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं से स्टार्ट होती है कहानी, क्योंकि ऐसे ही चलेगी। कोई क्वेश्चन पे डिस्कस बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा कमरा मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ। ये हॉल होता बहुत बड़ा तो मैं डिस्टर्ब ही नहीं होता और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर छोटे से रूम में आवाज़ आपकी ज़्यादा गूंजती है। खैर छोड़िए, अगला क्या है, तो बांसिया गांव में एक आदमी रहता था, एक औरत रहती थी। औरत जो थी वो कहा जाता है कि स्पेशल नाम ही था, कौन सी देवी था? लाटकी देवी। ऐसे अजीब अजीब नाम मेरे आएंगे ही सही, वाह, ऐसा मत सोचना कि ये नहीं आएंगे, बहुत सारे अजीब नाम आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। लाटकी देवी थी, ठीक है, शायद लटे सही करने का काम करती होगी दिन भर, इधर 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 उधर यूँ घुमाने घुमाने घुमाने, और कुछ काम रहा नहीं होगा तो यही लट वाली देवी लाटकी देवी कहा जाता था। बार बार घुमाते घुमाते लटे घुमाते घुमाते आ जाती थी, तो जो आदमी था वो बस कर बस कर बस कर यूँ कहता था, और वो जो था वो बसकर कहने वाला था, वही बसरा नाम का एक आदमी था जिसका नाम क्या था? बसरा बंजारा, ठीक है। ये कहती थी क्यों बस करूं भाई, मेरी सुंदरता है, मैं तो लटे घुमाऊंगी घुमाऊंगी। ये कहता था कि तू बस नहीं करेगी तो पता नहीं। अपने कबड्डी की टीम पहले से तैयार है जिसमें 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, 6 तो हो ही चुके, 7वां प्लेयर और आएगा तो फुटबॉल की टीम तैयार होगी वगैरह, टीमें तैयार होती रहेगी। और ऐसी कंडीशन में एक वदार का आदमी आ गया था और उस वदार के आदमी का नाम था विंदा। विंदा वैसे नाम नहीं है, वाह, जो 7वां बेटा उनका पैदा हुआ था वो वदार का था, तो ये कहते थे कि ये वदारनो 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 वदारनो, ठीक है। अब ये वदारनो तो उसको किताब वाले ने जो लिख दिया है वही क्या लिख दिया? विंदा लिख दिया। गोविंद गुरु के बचपन का मूल नाम जो था वो विंदा था। कभी आ जाए तो शक पका नाम ही नहीं कि साला बचपन का नाम हमने क्या था, पढ़ा ही नहीं है यूँ, ठीक है। तो विंदा था, आ भी सकता है क्योंकि इस RSMSSB वालों का इनका भरोसा नहीं है। क्वेश्चन इनके पास धीरे धीरे खत्म हो रहे, न्यू क्वेश्चन अपडेट होंगे ही सही, ये नहीं आएंगे तो इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन ये तो गोविंद गुरु का मूल नाम है इसलिए ध्यान रखना ही है। तो ये विंदा था। धीरे धीरे जो विंदा था खुद के घर पे जगह नहीं थी, दूसरे के घर पे बड़ा हुआ। जब दूसरे के घर पे बड़ा हुआ तो उसका एक दोस्त था, और वो जो दोस्त था उसको हमेशा एक बात से वो संबोधित करता था। किस बात से संबोधित करता था? सर, क्योंकि वही उसको खाना देता था, वही उसको पानी देता था, वही उसके लिए एक तरह से आश्रय स्थल था। माँ बाप का घर तो पूरा पूरा भर चुका था, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, तो ये उसको सर कहता था। और यहीं से एक नाम शुरू होता है जिसका नाम क्या है? सरजी भगत। किताब वाले ने एक्चुअल में इसको सरजी भगत लिखा है, फिर बता रहा हूँ, इसका एक्चुअली नाम तो जो था वो अपने यहाँ पर चलता है वो था, और वो कौन सा नाम अपने यहाँ पर चलता है? हुरजी भगत। तो आप ये भी मत सोचना कि ये सरजी भगत कैसा नाम होगा, उस समय सर कहाँ लगाते होंगे, तो वो किताब वालों की गलती है, लिखने वालों की। वास्तविक उसका नाम हुरजी भगत है और उसको उसने लिख दिया सरजी भगत। लेकिन किताबों में एक्चुअल में जो गोविंद गिरी पर लिखी हुई किताब है उसमें अक्सर आपको सरजी भगत मिलेगा। एक और प्रश्न पूछा हुआ मिलेगा, भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ठीक है, तो उसमें मिलेगा कि गोविंद गिरी पुंजाधीर जी, गोविंद गिरी राजगिरी, गोविंद गिरी सरजी भगत, यूं मिलेगा। तो इसका कारण मैं इसीलिए बताता हूँ, हुरजी भगत नाम है लेकिन उन्होंने लिख दिया पहले सरजी भगत, तो वो वही आएगा, ठीक है। ये इसका बचपन का दोस्त था। दोनों कहा जाता है साथ साथ में प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने जाते थे, ठीक है। साथ साथ में जब प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने जाते थे तो दोनों जो थे वो सेम टू सेम काम किया करते थे। दोनों पढ़ने का जब काम किया करते थे तो पढ़ने का ही काम किया करते थे। फिर ज़्यादा उम्र हुई तो दोनों ने आंदोलन चलाना शुरू किया, और वो कौन सा आंदोलन चलाना शुरू किया? भगत आंदोलन। दोनों ने मार भी खाई साथ में, ठीक है, दोनों पीटे भी सही साथ में, लास्ट में दोनों जेल में भी दोनों साथ में गए, बस दोनों मरे साथ में नहीं थे, इतना ही अंतर था। एक अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में मर गया था और एक हमने यहाँ पर आकर मरा था, बाकी लगभग दोनों के काम सेम सेम है। तो दोनों स्कूल में विद्यालय में गए हुए थे। जब विद्यालय में गए हुए थे तो कहा जाता है कि एक दिन ये गोविंद गुरु था जिसका बचपन का नाम आपको क्या बताया? वदारनो, ठीक है। यही एक दिन चिंतित बैठा हुआ था
तो ये उसके पास में गया, पूछा कि भाई चिंतित क्यों बैठा हुआ है, तो बताया गया कि यार परसों वैलेंटाइन डे आने वाला, आज चॉकलेट डे है और अपने ऐसे ही आएंगे सारे डे और साली चॉकलेट मिलती है वो 105 रुपये की मिलती है, इसलिए चॉकलेट देने के लिए बैठा हुआ हूँ। उसने कहा कि भाई बता बता कौन है आखिर, ठीक है, नेक्स्ट है कौन, भाभी कौन बनने वाली है। तो उसने कहा कि थोड़ी देर तो टाला कि तू जान कर क्या करेगा वगैरह। धीरे धीरे उसने बहुत ज़्यादा आग्रह विग्रह किया। किसने आग्रह विग्रह किया? सरजी भगत ने। तो उसने कहा कि गणी है। सरजी भगत को गुस्सा आ गया, उसने विंदा को पीट दिया, बुरी तरह से पीट दिया, ठीक है, कि साले मेरे को एक नहीं मिल रही है, तू कह रहा है गणी है, तो एक को तो कम से कम छोड़ देता मेरे लिए। बाद में उसने समझा कर रहे हरामखोर, यहां पर गणी है का मतलब एक देवी है, और वो कौन सी देवी है? गणी देवी है। लास्ट में मृत्यु आ जाएगी, इसलिए थोड़ी सी काम की है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, तो उसका विवाह जो हुआ था वो एक देवी से हुआ था जिसका नाम गणी देवी था। धीरे धीरे ये और बड़े हुए, जब और बड़े हुए तो स्वाभाविक है परिवार हुआ, जब परिवार हुआ तो उनके खर्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब धीरे धीरे खर्चे इनके बढ़ने लगे तो कहा जाता है कि ये शुरू ही है, आ ही रहा है। क्या बात की, तू टेढ़ा देख रही है, इधर देख रही है, उधर देख रही है, मैं उधर कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, तो आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि उनके खर्चे जैसे जैसे बढ़ने लगे वैसे वैसे उन्होंने व्यापार करने का निश्चय लिया। अब व्यापार समुदाय से पहले ही थे, जो अड़क लग रही थी वो कौन सी अड़क लग रही थी? बंजारा, ठीक है। और बंजारा में जो व्यापार होता है वो एक ही का होता है, बाल्दिया बंजारे थे ये, कभी कभी आ जाए तो चिंता मत करना, ठीक है। बाल्दिया बंजारे का मतलब होता है बलद बेचने वाले बंजारे, और बलद का मतलब होता है आप जानते ही हो, बेल बेचने वाले। ये बंजारे परिवार से थे, एक जाति से थे, 5-6 भाई, तो इनके शायद काले थे, ये एक ही गोरे थे, ठीक है। तो ये जिस जाति से संबंधित थे वो कौन सी जाति से संबंधित थे? गौर जाति से संबंधित थे। सारे नए फैक्ट्स आ गए होंगे कई सारे, तो कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट कीजिएगा। अब गौर जाति से संबंधित थे, बंजारा परिवार से संबंधित थे, बैरसा ग्राम में थे, बांसिया के रहने वाले थे। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। सरजी भगत इनका दोस्त था ये। नेक्स्ट आगे, जैसे ही इनको लगा कि यार कुछ व्यापार करना चाहिए तो उन्होंने धीरे धीरे बलद बेचने का, मतलब क्या बेचने का? बेल बेचने का व्यापार शुरू कर दिया। अब बेल वो लाते थे स्पेशली प्रतापगढ़ वगैरह से, ठीक है, और यहाँ पर डूंगरपुर में बेचते थे। अब डूंगरपुर में बेचते थे तो इनके आसपास जो इलाका था वो कौन सा इलाका था भाई? बेल इलाका। और यहाँ पर सारे के सारे बाइहा वाले लोग रहते थे, ठीक है। अब जैसे ये लोग रहते थे तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि इन्होंने यहाँ पर बेल का व्यापार करना शुरू कर दिया। अब बेल जब व्यापार करते थे तुरंत पैसे नहीं होते तो अक्सर बाकी छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी बेलों का व्यापार करते थे और उस समय बाकी पैसे छोड़ देते थे। अब जो बाकी एक बार पैसा छूट जाता है, ठीक है, अगर आप एक बार किसी को उधार पैसा दे दो और या फिर एक बार किसी से कुछ मांग लेन रख दो, वस्तुएं कुछ दे दो और पैसा रह जाए उसके पास, उसके बाद जब भी आप कहोगे कि भाई पैसे ला, तो उसके घर पे समस्याओं का अंबार लग जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो सारी समस्याएं आप ही के द्वारा क्रिएट की गई है, इससे पहले उसके जीवन में कोई समस्या थी ही नहीं, ठीक है। तो सेम टू सेम यहां पर भी यही होता था कि ऐसा लगता था कि उनके जीवन में कभी कोई समस्या थी ही नहीं, वो एक बेल बेचा, इसी के बाद समस्याएं आनी शुरू हुई है। तो वो हर हमेशा समस्या बताते थे। जब समस्या बताते थे, गोविंद गुरु थोड़े तेज मिजाज के आदमी थे, लग ही रहा है उनके जीवन चरित्र से ही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या कर दिया, 1-2 बार झगड़ा कर दिया। अब जब 1-2 बार झगड़ा कर दिया तो सारे भाई मिक्स होकर आ गए, ठीक है। और जैसे ही मिक्स होकर आ गए तो गोविंद गुरु पर अटैक कर दिया बैरसा में, ठीक है। ज्यादातर पिए हुए ही थे, पता कुछ चल नहीं रहा था कि किसकी तरफ से आए हैं, कौन पैसे मांग रहा है, किसको पैसे देने हैं, साला बेल किसने खरीदा है, कोई मतलब नहीं था। बस शाम की हुई थी, पिए हुए आए थे और गोविंद गुरु को पीटना वगैरह शुरू कर दिया। गोविंद गुरु कमरे में बंद हो गए तो उनका एक बेटा था मानगिरी, उसको पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। मानगिरी के अलावा एक और बेटा था उस हीरगिरी, उसको भी पीटना शुरू कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में बहुत बुरी तरह से पीटा गया। हीरगिरी की इसमें मृत्यु हो गई, उतना जबरदस्त तरीके से पीटा, ठीक है। अब जैसे ही हीरगिरी की मृत्यु हो गई तो गोविंद गुरु को यहां पर बहुत क्षोभ लगा। पहला बेटा था जो पीटने के कारण मारा गया। गोविंद गिरी ने तभी निश्चय कर लिया कि यार ये ऐसे तो जमेगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करके इनको सुधारना पड़ेगा। ये अभी सारे के सारे बावसी बने बैठे, भैरव बने बैठे हैं, ठीक है। और शाम होते ही तो पता नहीं महादेव भी बन जाते हैं, ब्रह्मा जी भी बन जाते हैं, सारे बन जाते हैं। तो उनके मुझे बनाना होगा, क्या बनाना होगा?
भगत बनाना होगा। ठीक है, भगत का मतलब जब भी शराब का नाम लो तो दोनों कान पकड़ ले ना, अपने तो चलती नहीं है, यूं कह दे ऐसा आदमी, कंप्लीटली देखे नहीं ऐसा आदमी उस तरफ। तो यहाँ पर उन्होंने निश्चय किया कि मैं इन सबको बनाऊंगा, वो भगत बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अब इससे पहले, हाँ अरे यार, भगत बनाने से पहले मैं थोड़ी और स्टोरी मिस हो गई। हाँ, जब भी ऐसा हुआ कि ये इनके बेटे वगैरह की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले कि मैं कहीं से ये इनकी जो विद्या है, पीटने कूटने की विद्या है, वो सीख के आता हूं। और वो उस समय भारत में एक प्रसिद्ध अखाड़ा चल रहा था, और उस अखाड़े को जो कह रहे थे, वो कौन सा अखाड़ा कह रहे थे भाई? राजगिरी अखाड़ा। ठीक है, तो वो सबसे पहले, ये राजगिरी अखाड़ा कहां चल रहा था? कोटा बूंदी में, ध्यान रखिएगा। जैसे कोटा में आजकल एलन स्कूल चल रहा है या एलन कॉलेज चल रहे हैं, जो आईआईटी वाले पूरे भारत में फेमस है, इसी तरह उस समय लठबाजी सिखाने वाले कोटा के ही है। ठीक है, आजकल डॉक्टरी की पढ़ाई सिखा रहे हैं, उस समय लठबाजी की पढ़ाई सिखा रहे थे, और कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो लठबाजी की पढ़ाई सिखाने वाले जो अखाड़ा चल रहा था, एक बहुत बड़ा फेमस स्कूल चल रहा था, उसको जो कहा जाता है वो राजगिरी अखाड़ा कहा जाता है। और ये जो चल रहा था वो आपका, जहां पर आज ये स्कूल से वहीं पर चल रहा था, शिक्षा नगरी में, कोटा में चल रहा था। तो उन्होंने एडमिशन जाकर ले लिया। कहां पर एडमिशन जाकर ले लिया? राजगिरी अखाड़े में जाकर ले लिया। ठीक है, और राजगिरी अखाड़े में जैसे ही एडमिशन लिया, इसके बाद में ये लठबाजी करना, मतलब घूम घूम के मारना, ऐसे लठ घुमा देना 5 6 7 10 बार कि दिखे ही नहीं। ठीक है, ऐसी सारी विद्याएं सीख कर आ गए। उनको लगा कि अब मैं सेफ हूं कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितने आए उतने गिरा सकता हूं। ठीक है, वापस आए, वापस बेलों का व्यापार शुरू किया। और वापस जैसे ही बेलों का व्यापार शुरू किया, उस समय उन्होंने वापस दादागिरी के साथ पैसे मांगने शुरू किए। और जब दादागिरी के साथ पैसे मांगने शुरू किए तो सारे भाई वापस आ गए। ठीक है, वापस पीटा। ठीक है, अब 2-4 लोग होते, 6 लोग होते, तो उनकी लठ की कलाबाजी काम आती। ठीक है, यहां पर तो 50-100 लोग थे। ठीक है, एक अगर गिरता भी सही लठ के वार से, दूसरा तुरंत हाजिर हो जाता था। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में इतना खतरनाक, अपने शाम वाली जो एक रसायन विशेष लिया हुआ होता है, उस समय कहां लगता है वो भी पता नहीं चलता आदमी को, कितना भी लग जाए वापस खड़ा होके चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसा हुआ, सेकंड टाइम वापस अटैक हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ये राजगिरी का अखाड़ा है वाली विद्या मेरे काम की नहीं है। ये पूछ लेता कि उनके प्रथम गुरु कौन थे, तो ध्यान रखिए ये कौन थे? राजगिरी महाराज थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए 100%, नहीं तो ये आएगा उनके प्रथम गुरु कौन थे? राजगिरी महाराज थे। अब नेक्स्ट आगे, इन्होंने वहां से प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के उपरांत वापस आए। जैसे ही वापस आए तो यहाँ पर उन्होंने विचार किया कि अब मुझे ये पैसे वगैरह लेने, यहीं पर रहना है, यहीं पर व्यापार करना है, आखिर करूँ तो करूँ क्या? और उसी समय कहा जाता है कि आपका एक आदमी था, और उसका जो नाम था वो कौन सा सरस्वती था? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत पहुंचा हुआ आदमी था। कहां का रहने वाला था ये बताया था? ये गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, सबको लगा कि ये गुजरात के रहने वाले जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनके पास हर सवाल का जवाब है, बाबाओं के पास हर सवाल का जवाब होता है। तो नेक्स्ट आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती की शरण में ये उदयपुर आए हुए थे उस समय। ठीक है, शायद ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखने के लिए आए होंगे पिछोला झील पर। तो उदयपुर जब आए हुए थे तो उनके पास में गए कि यार मेरे ये समस्या है, एक बेटा मार डाला। ठीक है, और सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं, मैं जितने भी बेल बेचता हूं उतने की सारी कमाई खा जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ उपाय बताओ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको उपाय बताया कि आप एक आंदोलन में चला ही रहा हूं, मैं जो आंदोलन चला रहा हूं वो कौन सा आंदोलन चला रहा हूं? शुद्धि आंदोलन चला रहा हूं। और इस शुद्धि आंदोलन का मतलब है जो भी मुसलमान बन चुके, मांस खाना शुरू कर चुके, ठीक है, उनको वापस शुद्ध करके मैं हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तुम भी ऐसा ही कोई आंदोलन चला दो, जो भी आपके वहां पर ये पी रहे हैं ज्यादा, ठीक है, वो कहीं से बंद कर दे, और वो सारे के सारे लोग थे वो क्या बन जाए? भगत बन जाए। अब नेक्स्ट आगे, इनको ये बात पसंद आई, और ये बात जैसे ही पसंद आई तो वो वापस गांव में आए। कौन से गांव में? बेड़सा गांव में आए, और वहां पर पहली उन्होंने स्थापित की, क्या स्थापित की? दूणी स्थापित की। ठीक है, और दूणी को स्थापित होने के बाद में कहा कि ये मां है एक, जिसके भी कोई भी दुख होंगे उनको काट देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। जो भी यहां पर आकर पूजा करेगा उसका जीवन संपन्न हो जाएगा। ठीक है, और सबसे दुखी थी उस समय स्त्रियां सारी आई, समस्या कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे ही स्त्री आई तो बोला कि शराबी कैसे दूर रहना है, तो स्त्रियां सारी ऑटोमेटिक दूर रहने लग गई। किन से दूर रहने लगी? भाइयों से।
ठीक है। और जो भाई थे वो ऑटोमेटिक 2 दिन में ही सुधर गए कि ना मैं तो पीऊंगा ही नहीं कल से, यूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में लगभग सारे लोग थे वो बनना स्टार्ट हुए। कौन से क्या बनना स्टार्ट हुए? भगत में। अब गोविंद गुरु को लगा कि भाई मेरे गांव में तो ये बन गए, लेकिन दूसरे गांवों में भी इनको भगत बनाना शुरू करना होगा। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना एक शिष्य बनाया, और उस शिष्य का जो नाम था वो आपने सुना ही होगा। कौन सा शिष्य भाई? पूंजाधीर जी को बनाया, और कहा कि मेरा ये काम है, तुझे हर गांव में मेरी तरफ से जाना होगा, कुछ गांवों में मैं जाऊंगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। हर गांव में तुझे क्या स्थापित करनी होगी? दूणी स्थापित करनी होगी, ठीक है। एक बाला रोपना है, एक कंड बनाना है, दूणी स्थापित करनी है, एक आपकी वो क्या आती है, ध्वजा चढ़ा देनी है, लाल रंग की, पीले रंग की, काले रंग की, कोई भी। और जैसे ही ध्वजा चढ़ा दोगे और इसके बाद में वहां की स्त्रियों को बोल देना है कि शराबी से दूर होगे तो माता सारे दुख दर्द दूर कर देगी हो, और अपने आप ये 3 दिन में साले सुधर जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। इन्होंने स्त्रियों को ही अपना पहला भक्त बनाया था, ठीक है, पुरुषों को नहीं बताया था। वो जानते थे कि कितनी भी कसम खा ले, 7 रात को तो कन्हूभाई कलाड़ के अड्डे पर ही बैठने वाला है। ऐसी कंडीशन में इन्होंने बनाया ही नहीं था। नेक्स्ट पूंजाधीर जी को कहा। अब पूंजाधीर जी ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर बिठाना होगा जो इस धूणी की रक्षा करे, नहीं तो सारे बेवड़े इकट्ठे होंगे रात को और वो सोचेंगे कि इस धूणी के कारण कमाल हो रहा है ये सारा, और धूणी को ही तोड़ डालेंगे। तो उन्होंने हर गांव में उसका एक रक्षक नियुक्त कर दिया उस धूणी का, और उस धूणी का रक्षक जो होता है वो आपका क्या कहलाता है भाई? कोतवाल कहलाता है। हर गांव में एक कोतवाल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उस धूणी की रक्षा करने का कार्य करता है, जो वहां का सारा कार्य प्रबंध वगैरह देखता है, संत माव जी के आदर्शों को प्रतिस्थापित करता है और उनकी शिक्षाओं को फैलाता है। तो वो कौन होता है? अगर कभी ये पूछा जाए तो कोतवाल होता है उनका, ध्यान रखिएगा। उनका शिष्य कभी पूछा जाए तो मैंने पहले ही लिखवा दिया, कौन सा है? पूंजाधीर जी। उनका गुरु कभी भी पूछा जाए तो आपका कौन सा है? राजगिरी महाराज। अब उनका यहां पर सारे डूंगरपुर में लगभग कंप्लीटली उनका जो आंदोलन था वो फैल गया, लगभग सारे डूंगरपुर के लोग सुधर गए, बिल्कुल दारू पीना आज से बंद हो छोड़ दिया गया, सारों ने कस्में खा ली, सारे भगत बन गए। भले रात को पी लेते होंगे चुपके से, बाकी दिन को तो बड़ा टीला लगाकर घूमते थे, ठीक है, कानों में वगैरह सब जगह लाल रंग का टीला लगाते थे। तो ऐसी कंडीशन में सारे लोग थे वो कंप्लीटली भगत बन गए। अब उनको लगा कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए, ठीक है, अब इसको एक आंदोलन की तरह पूरे राजस्थान में फैलाना चाहिए। अब आंदोलन की तरह इसको फैलाना है मतलब मुझे सबसे पहले एक सभा की स्थापना करनी चाहिए। तो नेक्स्ट उन्होंने एक सभा की स्थापना की, और वो कौन सी सभा कहलाती है भाई? संप सभा की स्थापना की, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये संप सभा जो है वो आपके यहां से स्टार्ट नहीं की गई है, स से स्टार्ट की है, और वो आबू पर्वत पर बैठकर उन्होंने स्टार्ट की थी, जो कहां से स्टार्ट मानी जाती है? सिरोही से स्टार्ट मानी जाती है, ठीक है। तो सिरोही में एक सभा की स्थापना की 1883 में, 1858 में इनका जन्म हुआ था। 1883 को इन्होंने एक सभा की स्थापना की, जिसको कौन सी सभा कहते हैं? संप सभा। अब वहां पर स्थापना की, उसके बाद कहा कि हम हर 10 साल में एक अधिवेशन बुलाएंगे और उस अधिवेशन में चर्चा करेंगे कि अभी कहां सुधार नहीं आया। अगर वहां पर सुधार नहीं आया तो उनको बाहर रख देंगे। अपने यहाँ पर ये सिस्टम बहुत चलता है कि इसको बढ़ने काट दो, ठीक है, तो उसको बाहर रख देंगे, मतलब समाज से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये तय हुआ कि हम एक अधिवेशन 1993 में बुलाएंगे। नेक्स्ट अधिवेशन हमारा कब बुलाएंगे? 2003 में बुलाएंगे। नेक्स्ट, अरे 2003 कहां से आ गया? चलता चलता ज्यादा ही जम मार गया। हाँ, कब बुलाएंगे? 1903। और नेक्स्ट कब बुलाएंगे? 1913 में बुलाएंगे, ठीक है। तो ये अधिवेशन बुलाएंगे और उसमें तय करेंगे कि कौन कौन इस हमारे आंदोलन के समर्थक है, कौन कौन इसका पालन कर रहे हैं वगैरह। तो संप सभा की उन्होंने स्थापना कर दी, और संप सभा की स्थापना 1883 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, सिरोही में की गई थी, ठीक है। इसके बाद में उनको लगा कि वास्तव में अब हमारा अधिवेशन जो है 1893 में, तो पता नहीं सारे लोग थे वो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनने चले गए थे, ऐसा लगता है कभी कभी, यहां पर थे ही नहीं, शिकागो में चले गए होंगे भी अपने यहाँ वाले भी, ठीक है। तो यहां पर इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ 1893 में, ब्लैंक साल रहा, शायद 10वां साल करना है यूं लगा था उनको, तो 10वां साल पता नहीं गोविंद गुरु कहाँ उलझ गए, बेल बेचने चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ पर थे नहीं, ये मान लेना। तो यहाँ पर कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? 1903 में। अब प्रथम अधिवेशन जब होना था तब ये तय किया गया भाई अधिवेशन कहाँ करें, तो जहां पर अपने भाई ज्यादा रहते
ठीक है, वहां पर अधिवेशन करेंगे। भाई सबसे ज्यादा रहते हैं वो आपके कहां पर परसेंटेज की दृष्टि से? बांसवाड़ा में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बांसवाड़ा में ज्यादा रहते हैं, बांसवाड़ा में करेंगे। नेक्स्ट सबसे ऊंची डूंगरी पर करेंगे, ताकि बैठे बैठे दिख तो जाए कितने का आए हैं। तो यहां पर सबसे ऊंची डूंगरी पर करना तय किया गया, और वो जो धाम कहलाता है वो कौन सा धाम कहलाता है? मानगढ़ धाम। बांसवाड़ा में पड़ता है भाई, डूंगरपुर में इसको मत कर देना वाह, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, तो बांसवाड़ा में ये मानगढ़ धाम पर पहला अधिवेशन करना तय किया गया। 1903 में इसका पहला अधिवेशन होगा। पहला अधिवेशन हुआ, उसमें ये शपथ दिलाएगी कि हम 1913 में फिर इकट्ठे होंगे हर 10 साल बाद, और दूसरा अधिवेशन बड़े धूमधाम से करेंगे। 1903 से ही लगातार प्रचार हुआ, प्रतापगढ़ में प्रचार हुआ, उदयपुर में प्रचार हुआ, डूंगरपुर में प्रचार हुआ, सिरोही में प्रचार हुआ, उधर से ईडर में प्रचार हुआ, विजयनगर में प्रचार हुआ। ऐसी कंडीशन में हर जगह जैसे ही प्रचार हुआ, तो 1913 का द्वितीय अधिवेशन जो था मानगढ़ अधिवेशन, वो बहुत भव्य होगा। भव्य इतना ज्यादा हो गया कि उसमें इतने ज्यादा लोग आ गए, इतने ज्यादा लोग आ गए कि जितनी डूंगरपुर की या बांसवाड़ा की आपकी जनसंख्या नहीं थी, ठीक है। कंप्लीटली सारी कास्टों को मिलाकर जो जनसंख्या होती है उससे भी ज्यादा लोग आ गए। और जब इससे भी ज्यादा द्वितीय अधिवेशन में 1913 में लोग आ गए, तो इन राजाओं को लगा कि अब ये अगर यहां से उग्र हो गए, ऊंची डूंगरी पर बैठे हुए एक एक भाटा मारेंगे, तो भी भाटा एक तो बहुत दूर जाता है, ठीक है, और दूसरा इनको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने रात में गुपचुप तरीके से सेनाएं भेज दी, ठीक है। जो सेनाएं थी वो एक तो 7वीं राजपूताना रेजिमेंट थी, ध्यान रखिएगा, साथ में सेना भेजी थी रात को, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक और थी, वो गुजरात की सेना थी, जिसको कौन सी राइफल्स कहते थे? वेलेल-जली राइफल्स कहते थे। ये सहायक संधि वाली सेना थी, ठीक है। वेलेल-जली ने मैंने पहले ही बताया था, सहायक संधि की थी। फर्स्ट कौन से स्टेट जिले से, आपके रियासत से की थी? भरतपुर से। और सेकंड बीए से बताया था कि जो बीए वाले राज्य थे वो कौन से थे आपके? अलवर से की थी, ठीक है। सेम टू सेम डूंगरपुर से की थी। तो उसने अपनी एक सेना रखी थी यहाँ पर जब सहायक संधि की थी तब, और उसको कौन सी राइफल्स कहते हैं? वेलेल-जली राइफल, ठीक है। तो MRV ऐसे याद रखो तो भी ध्यान रखेगा, RVM ऐसे याद रखोगे तो भी याद रहेगा कि ये 3 थी। एक तो राजपूताना रेजिमेंट थी और वो 7वीं थी, एक वेलेल-जली राइफल्स थी जो पहले से यहाँ पर तैनात थी, और एक यहाँ पर आपके छावनी थी। आपके यहाँ पर छावनी कहाँ पर पड़ती है भाई? खैरवाड़ा में। और वहां पर सेना कौन सी रहती है? मैंने ये बताया था, MBC, मेवाड़ बिलकुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताया था मैंने? 41 में, ठीक है। तो वहां से ये सेना रहती थी। ये सारा काम आगे हो रहा है। 3 सेनाओं को भेज दिया गया, 7वीं राजपूताना रेजिमेंट को भेज दिया गया, वेलेल-जली राइफल्स को भेज दिया गया, और नेक्स्ट जो भेज दिया गया वो किसको भेज दिया गया? MBC को भेज दिया गया, ठीक है। इनको तितर बितर करने के लिए। रात का समय था, सारे बेचारे सोए थे आराम से, ना कोई उग्र आंदोलन कर रहे थे कि ना कोई बाटे बरसा रहे थे, और ऐसी कंडीशन में इन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी इन 3 राइफल्स वालों ने, जिसके कारण कहा जाता है कि 1522 सारे मारे गए, ठीक है। अब जब ये 1500 मारे गए तो इसको कहा जाता है, एक हत्याकांड कहा जाता है। कौन सा हत्याकांड कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। गोविंद गुरु को वहां से बंदी बना लिया गया। गोविंद गुरु के साथ में उनका एक सहायक मैंने फर्स्ट में बताया, कौन सा बताया था? सरजी भगत, उसको भी बंदी बना लिया गया। उनका एक शिष्य था, उसको भी बंदी बना लिया गया, जिसका नाम क्या था? पूंजादेव जी, ठीक है। सरजी भगत को तो यहां पर रहने ही नहीं दिया गया, और यह माना गया कि यह बहुत विद्रोही प्रवृत्ति का आदमी है, तो उसको भेज दो भारत से बाहर। और भारत से बाहर एक जेल चलती थी, उसको कौन सी जेल कहा जाता था भाई? सेलुलर जेल। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थी, तो उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया गया, यहाँ पर रहना ही नहीं दिया गया। और जब भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेजा जाता था तो ये एक सजा कहलाती थी, जिसको काले पानी की सजा कहते थे। तो भगत आंदोलन में एक आदमी को काले पानी की सजा दी गई, वो आपका पहला आदमी था जो गोविंद गुरु का दोस्त था, और उसका जो नाम था वो कौन सा नाम था? सरजी भगत। और सरजी भगत है, यही आपका कौन सा है? हुरजी भगत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो सरजी याद रहेगा और हुरजी भूल जाओगे, ऐसा कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, जो गोविंद गुरु थे उनको आपके भेज दिया गया एक जेल में, और वो दक्षिण भारत की जेल में भेज दिया गया। कौन सी जेल कहलाती है ये?
हैदराबाद जेल में भेज दिया गया। ठीक है, दो जेलें फेमस थी अपने में यहाँ पर, एक तो हैदराबाद जेल फेमस थी जो थोड़ा छोटा मोटा अपराध करता, जो बड़ा अपराध करता उसके लिए अंडमान निकोबार, मतलब समुद्र के उस पार भेज दो या समुद्र के इस पार रख दो। समुद्र के जैसे इस पार रहता था तो वो हैदराबाद उधर आता है, और समुद्र के उस पार अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता था, तो हैदराबाद में भेज दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे उन पर मुकदमा चलाया गया। जैसे ही उन पर मुकदमा चलाया गया तो यहाँ पर दो मुकदमे, अरे ये एक गोली चलाने का आदेश देने वाला जो था वो एक आदमी था, और वो शटाशट गोली चलाने का आदेश दे रहा था, तो वो जो था वो कौन सा था? कर्नल शटन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो शेपर्ड था और एक शटन था, तो इन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे, ये अनिवार्यतः ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ये भूल जाओगे आप। हैदराबाद में उन पर एक केस चलाया गया, और जैसे ही केस चलाया गया तो दो न्यायाधीश मैन बैठे। एक तो बैठा था ऐसे ही उठपटांग लिख देने वाला, और वो ऐसे ही उठपटांग लिख देने वाला जो था वो ऐसे यूं याद रख लेना, दो अक्षर और जोड़ देना, एलिसन था। ठीक है, तो एलिसन नहीं याद रखो तो ऐसे ही था, और ऐसे ही जो आदेश देता था वो बिल्कुल गप्पे मारने वाले आदेश देते थे। ठीक है, तो यहां पर एक और याद रखना, गप्पे मारने वाला जो था वो कौन था? गौफ। ठीक है, एक तो ऐसे ही लिख देता था, गप्पे मारकर लिख देता था। इन दोनों ने कहा कि ये गोविंद गुरु बहुत बुरी तरह से दोषी है, सारा का सारा इनका किया धरा, 1500 लोगों की हत्याओं का जो जिम्मा दिया जाना चाहिए वो इनको ही दिया जाना चाहिए, और इसी कारण इन दो ने इनको एक सजा सुना दी। कौन सी सजा सुना दी? मृत्यु दंड की। ठीक है, गोविंद गुरु चिल्लाए बचाओ 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 यूं। ठीक है, उनकी आवाज को सुना एक और आदमी ने, और वो जैसे बचाओ यूं लिखा है तो उस आदमी का जो नाम है वो थोड़ा अलग है, चा की जगह रा आ जाता है, और वो आदमी जो हो जाता है वो कौन हो जाता है? बराव। कैप्टन बराव था, न्यायाधीश था, उसने कहा कि यार ये गलत हो रहा है, अपन ने गोलियां चलाई, 3 सेनाएं अपन ने भेजी, और अब कह रहे साले ने मारे उसे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये गलत हो रहा है, और इसने इसकी सजा को 7 वर्ष कर दिया गया, और फिर लास्ट में ये कह दिया गया कि तू वापस अपने रियासत मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मानगढ़, वहां पर कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक है, बाकी हम तुझे छोड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद इनको छोड़ दिया गया, और जैसे ही इनको छोड़ दिया गया 7 वर्ष की सजा काटने के बाद में, तो इसके बाद ये गुजरात में ही रहे, और गुजरात में एक स्थान है जिसको कौन सा स्थान कहते हैं? करमोई। ठीक है, रणछोड़ धाम का मंदिर है वहां पर, डाकोर जी का, ये कंबोई नाम का स्थान है, तो वहां पर करमोई नाम के स्थान पर इनको छोड़ दिया गया, जहां पर शेष जीवन उन्होंने वहीं पर व्यतीत किया। ठीक है, 1931 में इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो ये आपके एक आंदोलन करता थे जिनका नाम क्या था आपका? भगत आंदोलन। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूं, बंद कर इसको।